So good evening, everyone. We are here to discuss the latest RODTP scheme, which has been recently launched by the Government of India in place of MES scheme. So मैंने आप सब लोग मतलब on behalf of Arts Yoga and Associates, I welcome you all in this wonderful session. And just to update you all, just for information of all, जिन लोगों के mics unmute है, please आप mute कर लीजिए. Once we are completed with the session, we will have some question answer round also. जो भी आपकी queries हैं, we can discuss once the deliberation is completed. So the session for today, on behalf of the firm, I am taking this session, which is regarding to the RODTP scheme, which has been recently launched by the Government of India, and this scheme has seen multiple reviews. कुछ लोग इससे खुश भी हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम है, कुछ लोग स्कीम से शायद काफ़ी नाखुश हैं जिनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. So what is the background of the scheme? How this scheme has been decided? What is the reason of bringing such a scheme? So ये सारा आज अपन डिस्कस करेंगे in this 1 and 15 minute sessions. So let us begin with this session. सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए, and I'm sure you must be knowing that there is a foreign trade policy of every country, and similarly India की भी एक foreign trade policy है, and that foreign trade policy decides कि क्या उस particular country के objectives हैं with regard to the exports, with regard to the foreign trade. After globalization, after liberalization, India ने अपनी foreign trade policies को बनाया है, and वो foreign trade policy है वो decide करती है कि क्या exporters के लिए क्या incentives रहेंगे, क्या उसका objective रहेगा. And to name few of the objectives of foreign trade policy, I have mentioned few important points. जैसे अभी इंडिया में currently foreign trade policy 2015 से 2020, so 5 years की foreign trade policy थी, which was in but due to COVID the policy was extended to 31st March 2021, and now 2021 से 2025 तक की जो foreign trade policy है, that is under the process of preparation. So you may expect the same to roll out soon. तो किसी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले अपने जो ग्लोबल ट्रेड है उसको बढ़ाना, ग्लोबल जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है, ग्लोबल जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अपनी प्रेजेंस करना बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट्स और बाय वे ऑफ डबलिंग द ट्रेड. इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है हाई क्वालिटी. तो टोटल बिल वैसे डाल दे, पूरा खर्चा जीएसटी से डाल दे. सर जैसे किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. डिस्कशंस आवाज आ रही है इसमें. ओके, सो हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइस. बिकॉज अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस हमारी बढ़ेगी तो हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट के अंदर जाएंगे. रेट्स उसके कम से कम रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैनी कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग, many countries are manufacturing similar products. जैसे बांग्लादेश का भी टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा है, इंडिया का भी टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा है. सो कैसे खुद को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है, एक्सपोर्टर को कैसे मार्केट दिलाना है, एंड विद अलॉन्ग विद द क्वालिटी, दैट इज आल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अनदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. देन इंडिया में जो हमेशा से एक पोजीशन रहती है कि इंडिया में इनफ्लोज होते हैं डॉलर्स के, आउटफ्लोज होते हैं. सो इनफ्लोज होते हैं जब हम जब भी बेसिकली इंडिया कोई भी, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो हमको इंपोर्ट करते हैं तो हमारे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, और इसी से हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है. तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बनाए रखना, बिकॉज इससे आपकी जो डॉलर की रेट है वर्सेस रुपी, वो जो फॉरेन करेंसी रेट है वो भी बहुत कुछ इस पर डिपेंड करती है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर रखना ये एक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं who are the backbone of the international trade, उनको incentives देना, उनको ड्यूटी रेमुनेशन स्कीम्स देना, so that they come forward and they make more and more presence in the foreign trade market. So this is the objective of any foreign trade policy in India. So जो last objective अपन ने discuss करा था, that was to promote the export promotion schemes, incentives in India for the exporters. उसी कड़ी में since the start of foreign trade policy there are certain schemes. So I have just put a historical chart की अब जब से foreign trade policy आई तब से लेकर के अब तक कौन-कौन सी schemes आई for the exporters. So first scheme was DEPB, which was Duty Entitlement Passbook. ये scheme April 1997 से September 2011 तक के लिए थी, and
स्कीम ऑल्दो आई थी शुरू में कम पीरियड के लिए, बट टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड किया गया, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वाज टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रिबेट टू दी, सम काइंड ऑफ जो ड्यूटीज लगती है इंपोर्ट्स पे, उस पर किसी तरह का रिबेट देना टू द एक्सपोर्टर्स। इसी तरह से जब ये स्कीम खत्म हुई, उसके साथ साथ ही मतलब पैरेलल या उसके रिप्लेसमेंट में एक नई स्कीम काफी सारी आई। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 से 2015 की तो थी उसके बीच में, एंड दोज स्कीम्स पर फोकस मार्केट स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव्स। तो ये बहुत सारे अलग अलग नाम की स्कीम्स थी, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स वर एवरीवेयर टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स टू द एक्सपोर्टर्स। नाउ इतनी सारी स्कीम्स को मर्ज करके जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 तक इंडिया में थी, उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दो स्कीम्स आई। So one was MEIS scheme, which was for the manufacturers and exporters, and another one was the ACIS scheme, which was for the service exporters. Because आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि that service exports also count considerable when we count the exports of India. And globally अगर हम बात करें तो इंडिया का भी शेयर सर्विस के एक्सपोर्ट्स में है, मतलब सब्सटेंशियल शेयर है। It's not much as of now, but the government is projecting that ये जो सर्विसेज में इंडिया का शेयर है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड राइटली सेड कि मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑलरेडी हम काफी ग्लोबली मतलब हमारा शेयर काफी बड़ा है। सो MES स्कीम वाज फॉर द जिसका फुल फॉर्म था वो था कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड SEIS वाज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये दोनों स्कीम्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 की जो पॉलिसी थी उसमें एप्लीकेबल थी। एंड बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर इट वाज अ कोविड ईयर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चूंकि नहीं आनी थी, बट नहीं आ नहीं पाई, सो इट वाज अनाउंस्ड कि जो MEIS स्कीम है उसको एक्सटेंशन दिया जाता है, बट SEIS स्कीम को उसी समय ड्रॉप कर दिया गया, और उसके ऊपर एक्सटेंशन की बात कुछ आई थी, बट अभी तक वो रोल आउट नहीं हुई है। सो देयर वाज अ प्रेस रिलीज विच सेड कि SEIS जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं उनकी स्कीम आएगी, हम कोई दूसरी स्कीम निकालेंगे, बट फॉर अ टाइम बीइंग कोविड के समय MEIS स्कीम को बढ़ाया जाता है, उसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाता है फ्रॉम 31 मार्च 2020। नाउ उस स्कीम का भी जो है अंत हुआ दिसंबर 2020 में। सो 31 दिसंबर 2020, और सो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के लिए वो स्कीम एक्सटेंडेड रही, एंड 31 दिसंबर 2020 को MEIS स्कीम जो है वो भी खत्म हुई। एंड करंटली अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स के लिए, सो देयर आर टू स्कीम्स प्रोमिनेंटली। वन इज ROS-CTL scheme, which is applicable since March 2019, and this scheme is specifically for textile products. Only textile sector के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अपन HSN कोड वाइज बात करें, सो चैप्टर 61, 62, 63, इन सबके जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ वो लोग ही ROS-CTL स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस स्कीम इज ऑल्सो a type of remission scheme which provides the remittance, or which provides a rebate of taxes, state and center taxes which are levied on the textiles products. And ROS-CTL के साथ साथ अभी रिसेंटली, पहले बात ये थी कि ROS-CTL स्कीम को भी खत्म कर रहे हैं, बट रिसेंटली देयर वाज अनाउंसमेंट इन 2021 जुलाई that ROS-CTL will be continue till March 2024. So टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक अलग स्कीम चल रही है अभी भी ROS-CTL, which will be continue till 31st March 2024. And MEIS की जगह पे नई स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम है RODTEP, RODTEP. So we call it shortly RODTEP. So RODTEP स्कीम जो है पता चलता है MEIS खत्म होते ही RODTEP स्कीम का पीरियड चालू होता है, that is from 1st of January 2021. So this is a small picture of what kind of export promotion schemes have been developed by Indian government since the inception of the foreign trade policy. ओपन है क्लाइंट्स के लिए। Now, क्लाइंट के लिए तो है so please somebody is unmuted himself, तो please आप mute कर लीजिए because आपकी आवाज डिस्टर्ब करेगी शायद बाकी लोगों को। Okay, so moving forward, अब ये जो स्कीम्स चल रही थी शुरू से MEIS चल रही थी, एंड ये जो ऑल स्कीम्स वर इन प्रोग्रेस, सो एज वी हैव सीन ऑन द स्क्रीन कि MEIS भी थी, ACIS भी थी, इसके अलावा इंडिया में EOU स्कीम भी है, फॉरेन SEZ स्कीम भी है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, फ्री ट्रेड जोन स्कीम्स हैं, बट व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दीज स्कीम्स? सो एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये हुई कि जो जितनी भी स्कीम्स होती हैं दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय WTO, which is World Trade Organization. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है which is known as SCM, सब्सिडीज एंड काउंटरवेयरिंग मेजर्स एग्रीमेंट। सो जो SCM एग्रीमेंट है वो सभी मेंबर कंट्रीज, जो WTO की जो मेंबर कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशंस का WTO है, उन सब ने मेंबर कंट्रीज ने साइन कर रखा है। एंड उस एग्रीमेंट के कुछ क्लॉजेज हैं जो बताते हैं कि भाई किस समय किस कंट्री में कैसी स्कीम चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कहीं ऐसा हो सकता है कि आज की तारीख में
Bangladesh, which is like a developing country as of now. So Bangladesh में schemes exporters के ज़्यादा अच्छी हो as compared to United States, which is developed country. And when it is compared to India, so India की schemes भी थोड़ी मतलब उन दोनों के बीच में schemes हैं. So ये सब जो schemes होती हैं regulate, ये सब schemes World Trade Organization का जो subsidies and countervailing मेजर्स एग्रीमेंट है, एससीएम एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है. उसके अकॉर्डिंग तय होता है कि कौन सी कंट्री कैसी स्कीम दे सकती है. सो देयर इज अ क्लॉज इन दिस एग्रीमेंट व्हिच सेज दैट इफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, ये फैक्टर है, मतलब उनकी उस स्कीम के अंदर एक फैक्टर है कि अगर ये जीएनपी पर कैपिटा इनकम अगर मोर देन $1000 पर एनम हो जाता है, सो उस सिचुएशन में कोई कंट्री जो है वो ऐसी कोई भी स्कीम्स नहीं दे सकती जो एक्सपोर्ट सब्सिडी नेचर की हो. ये एससीएम एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर रखा था. सो व्हाट हैपेंड कि इंडिया का जो ये पर्टिकुलर बेंचमार्क है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, it crossed in 3 years, 2014, 2015 and 2016. So India was actually barred from providing any such a scheme which is in the nature of export subsidies. So अगर ऐसी कोई स्कीम इंडिया ने दे रखी थी, so it was inconsistent with the provisions of subsidies and countervailing measures agreement which has been signed by all the member countries of United Nations WTO. So इसी कड़ी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस ने एक कंप्लेन सॉर्ट ऑफ लॉन्च कराई बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि भाई इंडिया की जो 5 स्कीमें हैं इनमें गड़बड़ है और ये सारी की सारी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स दे रही हैं. सो दीज स्कीम्स वर MEIS, EOU स्कीम्स, EPCG स्कीम्स, SEZ स्कीम और DFIS स्कीम. ये 5 स्कीम्स थी जिनके ऊपर यूएस ने कंप्लेन लॉन्च करी. एंड देन फाइनली मैटर वेंट टू द कमिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट, जो इस एग्रीमेंट को पूरा मॉनिटर करती है. उस कमिटी ने फाइनली डिसाइड करा दैट इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स नेचर की, एंड स्पेशली जो MEIS है इट इज एक्चुअली इट इज नॉट इन कंसिस्टेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट व्हिच इज बीन साइंड विद द कंट्रीज. सो इंडिया को इस पर्टिकुलर फ्रंट पे व्हिच इज द MEIS स्कीम, वहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है उसने ये डिसाइड किया कि इंडिया को स्कीम बंद करनी चाहिए बिकॉज दिस स्कीम वायलेट्स द ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स एंड इट वायलेट्स द रूल्स ऑफ द agreement which has been signed by the India. So और यूएस का सबसे बड़ा कंटेंशन ये था कि ये जब जो स्कीम्स दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग अननेसेसरी एडवांटेज टू इंडियन बिजनेसमैन. सो इंडियन बिजनेसमैन को एडवांटेज मिल रहा है. इस कंप्लेन के साथ वो आगे बढ़े यूएस एंड देन फाइनली दे वर एबल टू गेट MEIS डिसकंटिन्यूएशन ऑफ MEIS. सो उसी कड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया दैट दिस स्कीम हैज टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम विद इमीडिएट इफेक्ट, एंड इसीलिए इसका जो कट ऑफ डेट था उसको 31 दिसंबर 2020 तय किया गया. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि जो इशू था इट वाज ऑल डिसाइडेड इन 2019 इटसेल्फ, 2020 इटसेल्फ ये सब इश्यूज डिसाइड हुए थे, बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूड दिस स्कीम टिल 31 दिसंबर 2020. एंड देन फाइनली 1 जनवरी 2021 से देयर वाज अ प्रेस रिलीज ऑन 31 दिसंबर इटसेल्फ जिसमें लिखा गया साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दैट कल से आपको एक नई स्कीम में बेनिफिट्स मिलेंगे विच इज रोड टैप स्कीम. ऑल्दो 31 दिसंबर की जो प्रेस रिलीज थी उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि कैसे रोड टैप का कितना बेनिफिट होगा, कितना इसमें आपको इंसेंटिव मिलने वाला है, आपको इसमें एग्जैक्टली मिलने वाला क्या है, वो कुछ भी बात नहीं थी. बट देन देयर वाज अ प्रेस रिलीज जिसने क्लियरली कर दिया कि MEIS जो है वो 1 जनवरी 2021 से बंद हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ रोड टैप, हाउ रोड टैप इमर्ज, कैसे इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपनी MEIS स्कीम के लिए एक नेगेटिव रिजल्ट मिला. सो प्रेस रिलीज में सिर्फ इतनी सी बात थी, जो मैं 31 दिसंबर की प्रेस रिलीज आपको बता रहा हूँ उसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि आपको ये बताया गया कि एक रोड टैप स्कीम आएगी, स्कीम की गाइडलाइंस जो है बाद में आएंगी, क्या रेट पे बेनिफिट मिलेगा वो सब बाद में आएगा, प्रोसीजर बाद में आएगा. बस आपको शिपिंग बिल फाइल करते समय ध्यान रखना है कि आप शिपिंग बिल में अगर रोड टैप का बेनिफिट लेना चाहते हैं फॉर दैट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, देन यू हैव टू सेलेक्ट द कोड रोड टैप Y. सो RODTEPY. इट मीन्स अगर आपने रोड टैप Y सेलेक्ट कर रखा है तो आप इस स्कीम, इस पर्टिकुलर इंसेंटिव को, पर्टिकुलर बेनिफिट को क्लेम कर रहे हैं. सो द ओनली गाइडलाइन वाज दैट आप शिपिंग बिल फाइल करते समय रोड टैप को यस रखें. एंड फाइनली 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने फाइनल स्कीम की जो गाइडलाइंस हैं प्लस एनेक्चर 4R विच इज द इंपॉर्टेंट एनेक्चर जिसके अंदर लिखा है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो स्कीम को लॉन्च करा डिटेल गाइडलाइंस के साथ एंड 17 अगस्त 2021. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ रोड टैप. नाउ रोड टैप में एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे MEIS से डिफरेंस है इसमें वो अपन डिस्कस करेंगे. सो रोड टैप
बेसिकली इसको आप अगर इसके फुल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इट सेज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो आप जो भी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज या टैक्सेस पे कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट एक तरह से आपको उनका वापस रेमिटेंस दे रही है। सो दिस इज हाउ रोडटेप हैज बीन डिफाइंड। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब आप कभी आई एम श्योर आप सब लोगों ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेसिक आइडिया रखते होंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 के अंदर कुछ स्कीम्स, कुछ मतलब पर्टिकुलर एक पैराग्राफ जो इंसेंटिव स्कीम्स है वो डिफाइंड है। चैप्टर 4 में रेमिशन ऑफ ड्यूटी की स्कीम्स है वो डिफाइंड है। चैप्टर 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए है। चैप्टर 6 डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए है। सो इस तरह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अलग अलग चैप्टर्स है जो डिवाइडेड है। सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल्दो इस स्कीम को MAS का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है, बट दिस स्कीम has been classified under chapter 4 of foreign trade policy, which is about the remission of duties. और chapter, अगर हम इसके उलट MEIS की बात करें, so MEIS was incentive scheme. It was over and above your duties and taxes. एक तरह का extra incentive था, and this was covered under chapter 3 of foreign trade policy. So basic difference यहाँ पे आता है कि remission of duties की scheme है, ना कि कोई incentive scheme है। जो आप taxes पे कर रहे हैं उसी का आपको एक तरह से remittance मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि स्कीम में ऑब्जेक्टिव क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी टैक्सेस आपके रिफंड होना रह गए हैं किसी भी सूरत में, एक्सपोर्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुरू से ऑब्जेक्टिव है कि उनको सारे प्रकार के टैक्सेस का छूट मिले, चाहे वो रिफंड मॉडल से मिले, चाहे वो रिबेट मॉडल से मिले, चाहे वो रेमिशन मॉडल से मिले या ड्रॉबैक मॉडल से मिले, कैसे भी मिले उनको टैक्सेस की भार नहीं होना चाहिए। बिकॉज टैक्सेस को इंडियन गवर्नमेंट इसी लिए एक्सपोर्टर्स के लिए हमेशा से अप्रोच रखती है। बट इस स्कीम में ये ऑब्जेक्टिव मेन चीज है कि जो भी अनरिफंडेड रह गया है, क्योंकि आप मान लीजिए जीएसटी के भी एक्सपोर्ट्स करते हैं तो जीएसटी का रिफंड लेते हैं, वहाँ पे LUT में करते हैं तो अपन जीएसटी के ऑफिसर से रिफंड लेते हैं, ड्रॉबैक अपन लेते हैं तो वो भी प्रकार के टैक्सेस का रिफंड है। सो वॉट एवर इज लेफ्ट एंड इट इज अनरिफंडेड, उसका रिफंड इस स्कीम में देने की बात की गई है। विच एनी टाइप ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, लोकल टैक्स जो भी सरकार लगा रही है जो अनरिफंडेड रह गया है उसको इस स्कीम में रिफंड करने की बात की गई है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इंसिडेंस टैक्स, यानी कि मतलब इसमें जो भी वैल्यू एडिशन स्टेज है, यानी कि मैंने गुड्स खरीदे एक्सपोर्टर ने और खरीदने से लेकर के जब उसमें फाइनली पोर्ट तक पहुंचा है, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स तक के उसके जो टैक्सेस लगे हैं वो सारे के सारे टैक्सेस उसके अंदर शामिल किए गए हैं। सिर्फ ऐसी बात नहीं की गई कि आपके जो GST सेल्स पे लगेगा उस पर हम उसी का रिएम्बर्समेंट करेंगे। एवरी काइंड ऑफ टैक्स, जैसे सपोज अगर आप अपना गुड्स को पोर्ट पे पहुंचा रहे हैं किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, सो उस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने जो फ्यूल पे टैक्स भरा है वो भी एक तरह से आपकी कॉस्ट में शामिल होता है, उसकी फ्रेट की कॉस्ट में शामिल होता है। सो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर उसका बर्डन बेयर करता है। सो दैट काइंड ऑफ टैक्स इज आल्सो बीन कंसीडर्ड while giving the particular incidence of tax. So वो पूरा की पूरा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस भी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। फिर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि as I've already mentioned that the scheme intends to refund which is not yet refunded to the exporter in any manner. So जिनका रिबेट आपको किसी भी और तरह से मिल रहा है कि भाई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है या रेमिटेंस किसी और तरह से क्रेडिट मिल रही है, GST का एक तरह से रिफंड मिल रहा है, वो सारे इसमें कवर नहीं होंगे, उनके लिए रोडटेप स्कीम नहीं है। प्लस इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्कीम में कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है। मेरा टर्नओवर अगर 10 लाख रुपए है तो भी मैं इस स्कीम में शिपिंग बिल फाइल करता हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, और भले ही से मेरा टर्नओवर कितना ही बड़ा हो तो भी मुझे इसमें एडवांटेज मिलेगा। अनलाइक ओल्ड स्कीम्स, पुरानी स्कीम्स में क्या था कि एक टर्नओवर का कट ऑफ था तभी आप स्कीम में जा सकते थे, बट इस स्कीम में कोई टर्नओवर का कट ऑफ नहीं है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो या बहुत छोटा बिजनेसमैन हो, साल का एक ही एक्सपोर्ट क्यों नहीं लगा तो वो भी इस स्कीम के अंदर कवर्ड है। देन द नेक्स्ट पार्ट की अब अपन ने ये समझा कि हम इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी टैक्सेस अनरिफंडेड रह गए हैं उसको इस स्कीम में रिफंड किया जाएगा। आई एम श्योर आप सब लोग ही सोच रहे हो कि भाई अब ऑलरेडी आजकल GST आ गया तो GST का रिफंड पूरा मिल जाता है, ड्रॉबैक के थ्रू हम जो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं उसका रिफंड मिल जाता है। तो कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो अनरिफंडेड आज भी हैं जिसको एक्सपोर्टर्स अपनी कॉस्ट की तरह बियर करते हैं? सो आई हैव गिवन अ फ्यू इलस्ट्रेटिव लिस्ट। जैसे आज अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो फ्यूल GST के एम्बिट से बाहर है, तो उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी वैट लगता है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कॉस्ट के अंदर इनबिल्ट होता है एक्सपोर्टर के। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करते हैं, कोई भी प्रकार का लोकल टैक्स भरते हैं यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, मंडी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स। GST में भी अगर अपन बात करें तो कुछ अपन हम सब जानते हैं दैट इन GST ऑल्सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच फॉर विच ITC इज नॉट अलाउड। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में वो सब लिखा हुआ है, फूड एंड बेवरेजेस, मोटर व्हीकल,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सो इन सब टैक्सेस का रिबेट जीएसटी में भी नहीं मिलता है. सो दिस इज अगेन a tax which is not yet refunded to the exporters and it is a part of cost of for the exporters. इसी तरह से और अपन बात करें तो जो आप जैसे अपन जानते हैं कि आपकी सपोज की जीएसटी है 2A वर्सेस 3B, अभी आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है जो डिपार्टमेंट नोटिस निकाल रहा है, तो वहाँ देखते हैं कि 3B के अंदर जो है इनपुट कम ज़्यादा ले रखी है और 2A के अंदर कम आ रही है, तो डिपार्टमेंट आपको कहता है कि आप इनपुट को रिवर्स कर दीजिए जो आपने एक्स्ट्रा इनपुट लिए, या सेक्शन 16(2) है या सेक्शन 16(4) है विच इज अबाउट कि भाई 180 दिन में आपने अगर पेमेंट नहीं कराया किसी भी वेंडर को तो आपको उसकी जीएसटी इनपुट रिवर्स करनी पड़ेगी. तो एक तरह से ये सब जो हम करते हैं, चाहे इनपुट रिवर्स करें या इनपुट हमको ना मिले या कोई टैक्स हमारी कॉस्ट बन जाता है किसी भी सूरत में, तो वो सारे टैक्सेस अभी भी एक्सपोर्टर को अनरिफंडेड हैं, जिसके लिए इस स्कीम को कवरेज दी गई है. उन सभी टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया गया है कि एक्सपोर्टर के ऊपर कितना भार अभी भी पड़ रहा है. इसी तरह से स्टैम्प ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि स्कीम इज नॉट कवरिंग सेंट्रल टैक्सेस ओनली, इट इज कवरिंग ऑल द टैक्सेस वेदर इट इज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और एनी लोकल टैक्स. तो स्कीम का एम्बिट बहुत बड़ा है और ऑब्जेक्टिव यही है कि स्कीम को जो भी अनरिफंडेड टैक्सेस हैं उसको स्कीम में कवर करा जाए. सो दीज आर फ्यू इलस्ट्रेटिव लिस्ट जो मैं बना पाया कि कौन कौन से टैक्सेस अभी भी अनरिफंडेड रहते हैं एक्सपोर्टर्स को. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू ब्रीफली अ बैकग्राउंड कि कैसे इनकी कैलकुलेशन की गई, हाउ दे वर टेकन, हाउ द फिगर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस हाउसेस की भी आपके कौन कौन से अभी भी अनरिफंडेड है. सो आई वुड लाइक टू ब्रीफली टेल यू दैट कि जुलाई 2020 सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली ये पता चल चुका था कि एमएएस स्कीम जो है इट इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग बिकॉज डब्ल्यूटीओ ने उसको बैन कर दिया है. सो जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई विच वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जीके पिल्ले. उस कमेटी ने 6 अगस्त को या शायद अगस्त फर्स्ट वीक में ही कुछ जो इतने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स थे अलग अलग इंडस्ट्रीज के, उन सबको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि भाई आप इस फॉर्मेट में एक्सपोर्टर से डेटा मंगवाइए. एंड देन दोज लेटर्स वर रिटन टू दी बाय द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स टू दी लोकल इंडस्ट्री, जो अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, कि डेटा कलेक्शन इस तरह से किया गया. उस डेटा कलेक्शन को पूरा फॉर्मेट था उनका, उसमें उसको डेटा को लिया गया एंड देन इट वाज फाइनलाइज कि भाई अल्टीमेटली कौन कौन से टैक्सेस अभी अनरिफंडेड हैं और कितना रिबेट किस पर्टिकुलर सेक्टर में जाना चाहिए. सो अब इस मतलब जो फ्रेमवर्क है स्कीम का वो इस तरह का है. फाइनली जो जीके पिल्ले कमेटी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी थी, दैट कमेटी सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी which says कि भाई हमने इन चीज़ों पे हमारे हिसाब से इतना इंसेंटिव मिलना चाहिए. अगर इतना हम देते हैं, मतलब इतना अगर आप देते हैं इंसेंटिव, देन ओनली एक्सपोर्टर्स जो है पूरी तरह से एक तरह से टैक्स का बर्डन एक्सपोर्टर्स पर जीरो आएगा एंड द गवर्नमेंट विल बी एबल टू रिफंड दी एंटायर टैक्सेस. बट येस द पोजीशन इज समथिंग डिफरेंट. हम सब न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं दैट द पोजीशन इज नॉट सेम. जो टैक्सेस का जो रेट है इसमें वो काफ़ी कम है. सो विल डिस्कस इट इन कमिंग पार्ट्स. सो स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपन को शॉर्ट में समझना जरूरी है. दैट स्कीम जो है पूरी की पूरी डिजिटलाइज स्कीम है. इसमें कोई भी प्रकार का मैनुअल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है. कोई मैनुअल एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है स्कीम के लिए. आपको शिपिंग बिल के अंदर सिर्फ अपना क्लेम दाखिल करना है एंड देन आइस गेट पोर्टल जो होता है उस पर एक लेजर आपका क्रिएट कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें स्क्रिप्ट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी. प्लस इस पूरी स्कीम का जो मॉनिटर करेगा वो करेगा सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो है वो पूरी स्कीम को मॉनिटर करेगा. पूरा इसके जो रूल्स बनाएगा वो सारे वही बनाएगा. प्लस इसके जो एप्लीकेशन का तरीका है, कितने समय में लगानी है, इसके ऊपर थोड़ी जो और डिटेल है वो अभी नोटिफाई नहीं हुई. दे विल बी नोटिफाइड एट अ लेटर स्टेज एंड मे बी इन कमिंग वीक्स इट विल बी नोटिफाइड. प्लस ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं और आपका फंड वहाँ से प्रोसीड्स नहीं है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, सो इसमें एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लाना स्क्रिप्ट्स जो आपके अकाउंट में आनी है, क्योंकि जो आपको बेनिफिट मिलना है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स. सो जो ई स्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगी उसके लिए आपको पहले ही प्रूव करने की जरूरत नहीं है दैट योर फंड हैज बीन रियलाइज्ड, योर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड. बट यस देयर इज अ राइडर कि अगर सपोज फ्यूचर में आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं होती है तो ये जो स्क्रिप्ट्स आपको मिली है ये वापस गवर्नमेंट को रिवर्स करनी पड़ेगी. वापस से ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये पूरी पूरी लौटानी पड़ेंगी जिनने आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं रियलाइज कर पाए. एंड आप सब जानते हैं कि ये सेम से नियम ड्रॉबैक के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, सेम से नियम जीएसटी रिफंड्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, बट अगर आप ड्यू टाइम में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं ला पाते फॉरेन फेमा एक्ट के तहत तो जो बेनिफिट आपने लिया वो आपको रिवर्स करना पड़ता है. सो स्कीम में जो बेनिफिट मिलेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ई स्क्रिप्ट्स.
इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्रिप्ट सारे के सारे ट्रांसफरेबल है, सो स्क्रिप्ट्स का आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो आई विल टेल यू हाउ इट हैज टू बी यूज्ड, बट अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपके लेजर के अंदर स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, आप इनको फ्रीली मार्केट में बेच सकते हैं। द सेम वे व्हिच वी हैव बीन डूइंग इन एमईआईएस स्कीम। एमईआईएस के अंदर भी स्क्रिप्ट्स मिलती थी और वो स्क्रिप्ट्स ट्रेडेबल होती थी, आप उनको बेच सकते हैं। बट हियर डिफरेंस इज दैट एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, एवरीथिंग इज ऑन अ डिजिटल पोर्टल। प्लस जितने भी मैकेनिज्म्स ड्रॉबैक के लिए, आईजीएसटी के लिए, बाकी रिफंड्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं कि भाई किसी प्रकार का गलत बेनिफिट किसी एक्सपोर्टर को ना मिले, वो सारे प्रोविजंस इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर भी आएंगे। सो डिटेल गाइडलाइंस विल बी नोटिफाइड एंड द स्कीम विल बी मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। स्कीम के अंदर ये बात साफ लिखी गई है कि एफओबी वैल्यू जो होगी एक्सपोर्टेड गुड्स की, उसके ऊपर एक नोटिफाइड रेट है, वो जो कि ऑलरेडी नोटिफाई करी जा चुकी है अपेंडिक्स 4R में। So, जो अपेंडिक्स 4R है उसमें जो भी रेट्स नोटिफाइड है उस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एफओबी वैल्यू से जो शिपिंग बिल में डिक्लेयर्ड है, सीधे सीधे आपका बेनिफिट निकल जाएगा कि इतने रुपए की आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। सो और कई जगहों पे इन्होंने ये भी लगाया कि कैपिंग भी लगाई है। सपोज कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे परसेंटेज के फॉर्म में कुछ आता है, बट देन देयर इज अ कैपिंग, मैक्सिमम कैपिंग लगाई है कि भाई पर यूनिट आपको इतने मिलेगा। सो जो अपेंडिक्स 4R है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें दोनों बातें हैं, आपको परसेंटेज में मिलेगा, बट अगर वो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच हैज बीन डिफाइंड, वहां पे वैल्यू पर यूनिट भी कैपिंग की हुई है। ज्यादा HSNs में नहीं है, बट फ्यू HSN कोड्स आर गिवन देयर। और जो अपेंडिक्स 4R है इट इज HSN कोड वाइज, सारे के सारे HSN कोड उसमें मेंशन्ड जो एलिजिबल है, वो उस HSN कोड के सामने आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स का वो लिखा हुआ है एंड सिंपली रेट लिखी हुई है, उस रेट को एफओपी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दी स्क्रिप्ट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। प्लस ये जो सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं रिवेट के, ये सब कुछ सीलिंग लिमिट भी आएगी, ऐसा बता रहे हैं कि इनके ऊपर शायद यूनिट वाइज सीलिंग लिमिट, कि भाई एक यूनिट पर्टिकुलर कितना बेनिफिट ले सकती है, वो भी शायद अभी बात चल रही है कि इट विल आल्सो बी रोल्ड आउट सून। सो डिटेल गाइडलाइंस आर येट टू कम, बट या द बेसिक मॉडल स्कीम का पूरा की पूरा आ चुका है। एंड व्हाई देयर इज अ सीलिंग लिमिट आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ माय स्लाइड्स। इसके अलावा ये जो भी रेट्स हैं, जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रेट्स डिपेंड है कि HSN कोड पे इतना परसेंटेज मिलेगा एफओबी वैल्यू का, वो सारे के सारे रेट्स एनुअली रिव्यू की जाएगी, दे आर नॉट फिक्स्ड। इसके अलावा स्कीम जो है उसको पूरा की पूरा ऑपरेट करेगा बजटरी आउटले के तहत। सो हियर इज द रीजन व्हाई देयर इज अ कैपिंग, बिकॉज स्कीम जो है वो ओपन स्कीम नहीं है, बजटरी आउटले। बजटरी आउटले मतलब होता है जितना बजट है इस स्कीम का उतना ही इसके अंदर फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उतने ही स्क्रिप्ट्स इशू करी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं इशू करी जाएंगी। और इसी पॉइंट को लेकर के बहुत ऑलरेडी मार्केट में एक रिव्यू आ रहा है कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ ह्यूज गैप, जितनी रिकमेंडेशंस थी वर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना यूनियन बजट था उसमें अनाउंस करा था वर्सेस जो फाइनल अलॉटमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। आई विल टेल यू ब्रीफली कि जो जीके पिल्ले कमेटी थी उन्होंने कहा था कि अगर इस एक्सपोर्टर्स के सारे टैक्सेस को रिएम्बर्स करना है, इफ गवर्नमेंट सीरियसली वांट्स टू डू इट, देन व्हेन दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट दे मेंशन्ड दैट इट हैज टू बी समवेयर बिटवीन 65,000 करोड़ टू 70,000 करोड़ रुपीस बजट होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, तब जाके वो सारे टैक्सेस को रिएम्बर्स कर पाएगी। बट जब हमारा यूनियन बजट आया तो गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस करा कि हम इस स्कीम के 40,000 करोड़ रुपए निकाल पाएंगे, मे बी बिकॉज एंड फॉर दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और हर साल इसका बजट आएगा इसी तरह से। बट जब फाइनली अभी अलोकेशन हुआ है फंड्स का, उसमें इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कोई 12,454 करोड़ रुपए ही अलॉट हुए हैं, विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय द कमिटी। सो 12,500 करोड़ रुपए लगभग इस स्कीम के लिए अनाउंस हुए और बाकी लगभग 6,000 करोड़ रुपए हैं जो ROSCTL स्कीम जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली है उसके लिए अनाउंस हुआ। सो यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप निकल के आ रहा है, बिकॉज टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि अगर बजट की बात करें तो टोटल अगर गवर्नमेंट के पास बजट सपोज रिवाइज बजट 19,000 करोड़ का भी था, तो 19,000 करोड़ में से 33% बजट लगभग टेक्सटाइल सेक्टर को दिया गया है, जो कि इस पूरी ट्रेड एक्सपोर्ट फ्रेटर्निटी में 10% का वेटेज रखती है। सो यस, टेक्सटाइल सेक्टर अदरवाइज एक बहुत प्रोमिनेंट सेक्टर है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज अदर एडवांटेजेस आल्सो फ्रॉम दैट सेक्टर, देयर इज ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, so maybe because of those reasons the decision has been taken. But yes, for rest of the sectors apart from textile sectors जिनके लिए ROCTL scheme है, the budget for financial year 21-22 is just 12,500 odd crore rupees. So हर साल इसका इस तरह से बजट अनाउंस होगा, उस बजट के तहत ही इसका सारा के सारा फंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस बजट से ऊपर इसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ कैपिंग कि मैक्सिमम कितना ले सकता है कोई। इसी तरह से जो इस स्कीम में ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पिछले साल के कोई अरियर रह गए हैं जो आपको लेना भूल गए थे,
तो वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जो भी टास्क है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही क्लोज हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ बजट। उस बजट में जो बट गया वो बट गया, उसके बाद आप बाद में बोलते हैं कि भाई मेरे कोई अरियर रह गए थे, उसका प्रोविजन उस स्कीम में, ऐसा कोई प्रोविजन स्कीम में नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज क्लेम्ड इन अ राइट वे, इन अ राइट मैनर, सो दैट देयर इज नो लॉस टू एनी ऑफ द बिजनेस एक्सपोर्टर्स। इसके अलावा अपन नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, सो स्कीम के अंदर इनएलिजिबल कैटेगरीज भी हैं, सो इनके ऊपर भी काफी डिस्कशन हो रहा है मार्केट में। सो लेट अस ब्रीफली डिस्कस व्हाट आर द इनएलिजिबल कैटेगरीज। सो सबसे पहले उन गुड्स को इनएलिजिबल किया गया विच आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट करा है, द पर्पस इज दैट दे विल बी एक्सपोर्टेड अगेन, सो दोज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। फिर जो ट्रांसशिपमेंट होते हैं, यानी कि इंडिया की बॉर्डर को सिर्फ टच करके जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो भी सब वो ऑल्दो इंडिया में एक्सपोर्ट होता ही नहीं हो, सो दे आर आल्सो एक्सक्लूडेड। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं अभी भी इंडिया में जिनको एक्सपोर्ट करने के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के रूल्स लगते हैं, उनको भी स्कीम से आउट कर दिया गया है, उनके ऊपर कोई रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ जो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं शेड्यूल 2 में, वो आउट कर दिए गए। डीम्ड एक्सपोर्ट विच इज इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि डीम्ड एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में डिफाइंड है दैट दीज आर डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस। इसी तरह से जीएसटी लॉ के अंदर भी डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस डिफाइंड है कि यानी कि आप जैसे किसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को माल सप्लाई करते हैं या फिर किसी भी ईपीसी लाइसेंस होल्डर के अगेंस्ट में, एडवांस ऑथराइजेशन वाले के अगेंस्ट में गुड सप्लाई करते हैं, सो ऑल दोज आर डीम्ड एक्सपोर्ट। देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डिफाइंड अंडर जीएसटी लॉ एज वेल एज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो डीम्ड एक्सपोर्ट के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन पे रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से एसईजेड यूनिट, हम सब जानते हैं कि एसईजेड यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो यूनिट्स होती हैं उनको फॉर ऑल पर्पसेस, मतलब फॉर मेनी पर्पसेस, दे आर ट्रीटेड एज आउट ऑफ इंडिया इवन इफ दे आर सिचुएटेड इन इंडिया। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स हैं उनको जब भी कोई बाहरी यूनिट यानी कि डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की यूनिट सप्लाई करती है तो उसके ऊपर वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेगुलेशंस लगते हैं। बट स्टिल जो स्कीम है रोड टैप, उसके अंदर इसको आउट रखा गया है। जो प्रोडक्ट डीटीए यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है और एसईजेड को सप्लाई कर रही है उसको स्कीम से बाहर रखा गया है। शायद इसीलिए रखा गया कि बिकॉज जीएसटी लॉ ये कहता है कि डीटीए या फिर सप्लाई टू एसईजेड जो है वो जीरो रेटेड है, तो मे भी शायद ये पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट का कि भाई एसईजेड यूनिट को वैसे भी कोई टैक्स का बर्डन बियर नहीं करना पड़ता है, एंड जो सप्लायर होता है उसको भी कुछ चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। सो इन दैट केस दे मे बी केप्ट आउट ऑफ द स्कीम। इसी तरह से अपन आगे बात करें, जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क्स में या बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स में मैन्युफैक्चर होते हैं, या जो गवर्नमेंट की एक पुरानी स्कीम थी 1995 में 1997 में मूवर स्कीम आई थी, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ वेयरहाउस रेगुलेशंस के अंदर में, जो वेयरहाउसेस के तहत वेयरहाउसेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सब भी स्कीम से बाहर रखे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं यानी कि 100% ईओयू यूनिट्स हैं, उनमें जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन्हें भी करंटली स्कीम से बाहर रखा गया, यानी कि वो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके ऊपर रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस की जो सेल के अगेंस्ट को की जो ऑब्लिगेशन होती है उसको सेट ऑफ करने के लिए जब एक्सपोर्ट्स करते हैं, या जो स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस होते हैं उनकी सेट ऑफ करने के लिए जो हम सेल करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनके ऊपर भी रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसईजेड यूनिट जो खुद एक्सपोर्ट्स करे डायरेक्टली ईओयू की तरह, उसको भी कोई एडवांटेज नहीं है स्कीम में, और कुछ जो इंटरनेशनल जॉबिंग के ट्रांजेक्शन है वो भी स्कीम से बाहर रखे गए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ नॉन ईडीआई पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनको भी स्कीम से बाहर रखा गया है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि स्कीम इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक डिसबर्समेंट सिस्टम है। स्कीम में पूरा की पूरा ई स्क्रिप्ट्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक आएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक उनको ट्रांसफर करने का राइट दिया जाएगा। सो जो भी नॉन ईडीआई पोर्ट्स हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स नहीं है अभी भी गवर्नमेंट के पास, उन सब के थ्रू अगर आप भले से आपका प्रोडक्ट एलिजिबल हो, बट अगर आप उनके थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बाद यूज आ गए फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी कोई एडवांटेज रोड टैप में नहीं मिलेगा, जिसको अपन एक तरह से कह सकते हैं सेकेंड हैंड गुड्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने के बाद यूज हो गए। सो फ्रेश प्रोडक्ट्स जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे रोड टैप का बेनिफिट मिलेगा। सो यस, देयर आर वेरियस फीडबैक्स बिकॉज फ्यू पीपल आर सेइंग कि जैसे नॉन ईडीआई पोर्ट वाला पॉइंट है। सो गवर्नमेंट की खुद की एक तरह से ड्रॉबैक, गवर्नमेंट का खुद का एक अभी वीक पॉइंट रहा है कि वो सारे पोर्ट्स को ईडीआई में कन्वर्ट नहीं कर पाई है, एंड पीपल आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम दोज नॉन ईडीआई पोर्ट्स आल्सो। बट उसका जो खामियाजा है वो स्कीम में ना मिलने का वो एक्सपोर्टर को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑल्दो द फेलियर इज ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉट टू कन्वर्ट दोज पोर्ट्स इनटू ईडीआई पोर्ट्स। इसी तरह से जो बात चल रही है कि जो एसईजेड यूनिट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है,
इनको अगर अपन समझे तो बेसिक एडवांटेजेस जो इनको मिलते हैं वो मिलते हैं कि इनको इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी की पूरी तरह से छूट मिलती है, बट बाकी टैक्सेस की छूट नहीं मिलती है। लोकल जो परचेज कर रहे हैं सारा, उसमें भी कई जगहों पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, ऑल्दो जीएसटी में एसईजेड यूनिट को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, एंड दे हैव टू पे रेगुलर जीएसटी इन सेम फैशन एज देयर अदर यूनिट्स आर सपोज टू पे। सो उनके भी टैक्सेस जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं, बट उनके प्रोडक्ट्स को आउट रखना ये भी काफ़ी मतलब डिस्कशंस हो रहे हैं। सो इसी कड़ी में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 3 सेक्टर्स को ये रखा गया कि इनके ऊपर भविष्य में विचार होगा। सो दे आर नॉट केप्ट आउट ऑफ द स्कीम परमानेंटली, बट इट हैज बीन सेड कि भाई इनके ऊपर भविष्य में विचार होगा। सो 2000 सबसे पहले एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर भविष्य में विचार किया जाएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स 100% ईओयूज और जो एसईजेड यूनिट्स हैं वो जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी भविष्य में विचार किया जाएगा। सो मे बी द करंट पोजीशन इज दैट कि जो कमिटी है वो इसके ऊपर एग्जैक्ट डेटा नहीं कैलकुलेट कर पाई हो दैट हाउ मच ड्यूटी इज बॉर्न बाय देम, तो इसलिए इसकी रेट्स अभी नोटिफाई नहीं हुई हो। बट ये स्कीम में क्लियरली मेंशन्ड है कि इन 3 सेक्टर्स के ऊपर जो है वो बाद में बताया जाएगा। अभी इनएलिजिबल है, बट बाद में इनको इंक्लूड करा जा सकता है। बट जो बाकी की कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको सारी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, वो एक तरह से परमानेंटली एक्सक्लूड हो गई हैं अनटिल अनलेस दे आर स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि एक एडवांस ऑथराइजेशन, हम सब जानते हैं एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में जो इंपोर्ट करते हैं उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट मिलती है, और उसी तरह से एक ईपीसीजी भी होता है जिसके अगेंस्ट में अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई भी कैपिटल गुड्स तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट मिलती है। बट यहाँ पे ये मेंशन्ड क्लियरली है कि जो ईपीसीजी के तहत आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं उस पर आपको रोड टैप का बेनिफिट मिलेगा। बट एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस लिया था आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए या कंज्यूमर्स इंपोर्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट में जब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं उन एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ईपीसीजी को अलग रखा गया, यानी कि ईपीसीजी के ऊपर आप जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं उसका रोड टैप में बेनिफिट मिलेगा। नाउ मॉनिटरिंग रिव्यू, कुछ बेसिक चीजें हैं कि स्कीम में आपको ध्यान के रखना है एज एक्सपोर्टर। सो एक्सपोर्टर्स को रिकॉर्ड्स बताए जाएंगे जो इन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको एक शिपिंग बिल दाखिल करके बाकी काम उनका हो गया। दे हैव टू कीप सर्टेन रिकॉर्ड्स टू सब्सटैंशिएट देयर क्लेम, एंड दीज रिकॉर्ड्स विल बी नोटिफाइड by the CBIC in times to come, maybe recently in next 2-3 weeks इनकी जो डिटेल गाइडलाइंस है CBIC जो एक तरह से रूल्स निकालता है वो सारे निकाल देगा। प्लस पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रांसमिशन है, सारे डिपार्टमेंट्स लिंक्ड हैं, हमारा जो RBI है, देन DGFT, देन CBIC, ऑल द पोर्टल्स विल बी लिंक्ड। सो एक्सपोर्टर्स की सैंपल बेसिस पे फिजिकली रिकॉर्ड चेक करने का भी इसके अंदर प्रावधान है। और इसी के तहत अगर कोई सब्सटेंशियल इश्यूज आ रहे हैं इस स्कीम में, कोई भी इश्यूज बचते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई है जिसके अगेंस्ट में जिसके सामने आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसी पे अभी शायद काफ़ी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, काफ़ी जो ट्रेड फोरम्स हैं, वो इसी का बेनिफिट इसी के तहत भी जा रहे हैं बिफोर द RODTB पॉलिसी कमेटी, जिनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया या उनकी जो रेट नोटिफाई हुई बहुत ही कम हुई है। सो ये स्कीम इज नॉट फेसिंग अ पॉजिटिव फीडबैक, दैट इज वाई there is a huge list of recommendations, there is a huge list of representations which have been made. Now ये सब हमने डिस्कस करा स्कीम की गाइडलाइंस। नाउ प्री रिक्विजिट्स क्या हैं रोड टैप क्लेम करने के लिए। सबसे पहले अगर हम टोटलिटी में नटशेल में बात करें तो आप एक्सपोर्टर होने चाहिए, और एक्सपोर्टर होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये कि एक्सपोर्टेड जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर होकर आप उसको सिर्फ खरीद के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। So exported product is produced in India. This is the main deadline. अब ये जो प्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है, ये इस प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर नहीं डिफाइंड है, बट ये जो प्रोडक्शन का मीनिंग है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिफाइंड है। सो प्रोडक्शन की डेफिनेशन जो हम एक्साइज लॉ में या GST में पढ़ते हैं वो थोड़ी छोटी है, बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है, और उसके अंदर पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, या जैसे रेफ्रिजरेशन, ठीक है, या फैब्रिकेशन, तो ये एग्रीकल्चर भी इनफैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एग्रीकल्चर इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। सो यही जो डेफिनेशन है इसमें सभी चीज़ें कवर होती है। सो आई बिलीव कि सिर्फ कोर आपने गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करके एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया वो इनएलिजिबल कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा अगर आपने उसको सपोज रीपैक करा है, पॉलिशिंग करी है, रेफ्रिजरेशन कराया, या कोई भी ऐसा प्रोसेस अपनाया है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के अंदर आता है, देन योर प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ रोड टैप बेनिफिट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
आपको शिपिंग बिल फाइल करते समय क्या ध्यान रखना है? सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोड टैप के जो क्लेम्स हैं वो शिपिंग बिल के थ्रू दाखिल होते हैं। जब अपन शिपिंग बिल फाइल करते हैं, जैसे ड्रॉबैक का क्लेम होता है, वैसे ही रोड टैप का क्लेम होता है। सो अगर आपने बेनिफिट लेना है तो आपको रोड टैप वाई करना पड़ेगा, RODTEP वाई। और अगर आप नहीं बेनिफिट ले रहे हैं तो RODTPEN करना पड़ेगा। सो मेक श्योर अगर आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली डिक्लेयर करें RODTPEY। नहीं डिक्लेयर करेंगे सो बेनिफिट जो है आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एंड बाद में शायद आप लिटिगेशन में एंटर हो। सो ये सब मैंने इसमें कोड्स बताए हैं, व्हाट टाइप ऑफ कोड्स हैव टू बी सिलेक्टेड बाय CHA करेक्टली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, बिकॉज शिपिंग बिल फाइल करने की जिम्मेदारी CHA की होती है। सो CHA को भी आप ये बताइए कि भाई हम रोड टैप का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ये जो करेक्ट कोड्स हैं उन सबको अपने शिपिंग बिल के अंदर दाखिल करें, सो दैट आपको बेनिफिट स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, ई स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में आपके क्रेडिट लेजर में मिल सके। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि रोड टैप जो है उसके साथ में एक डिक्लेरेशन आप देते हैं नॉर्मली, जैसे GST के रिफंड में भी हम डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई हमने इसका कोई हम इसके लिए अदरवाइज एलिजिबल हैं, कोई हमने इसका कोई इनपुट का रिफंड नहीं लिया अगर हम GST पेड एक्सपोर्ट्स का रिफंड ले रहे हैं, ऐसे ड्रॉबैक के साथ में रिफंड के क्लेम्स जाते हैं। तो उसी तरह का डिक्लेरेशन रोड टैप्स के साथ में भी है कि भाई आपने एक्सपोर्टर डिक्लेरेशन करता है कि भाई मैंने कोई बेनिफिट जो लिया वो गलत नहीं है। सो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ अबव, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ अबव वुड नॉट डिनाई द एक्सपोर्टर फ्रॉम क्लेमिंग द बेनिफिट। अगर अब मैं वो सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 16 अगस्त 2021, जब आपको नहीं पता था कि रोड टैप आने वाली है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था कि आएगी नहीं आएगी, या गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंस कर दिया बट इसकी रेट अनाउंस नहीं करी। सो मेनी ऑफ द एक्सपोर्टर्स हैव डन व्हाट कि उन्होंने रोड टैप वाई करके शिपिंग बिल फाइल करें, और उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है दैट द बेनिफिट इज नोशनल, नीचे एक फुटनोट लिखा हुआ है दैट द बेनिफिट इज नोशनल। सो इसका मतलब जिन्होंने ऐसा करा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बेनिफिट ले रहे हैं, जब भी इसकी रेट नोटिफाई होगी हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका प्रोडक्ट आज एलिजिबल है परंतु उन्होंने शिपिंग बिल के अंदर फाइल करना भूल गए, लिखना ही भूल गए, रोड टैप बाय रोड टैप जो डिक्लेरेशन है वो देना ही भूल गए। सो वी वांट टू से दैट ऐसा ना करने से आप ये मत समझिए कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आप अभी भी शिपिंग बिल का अमेंडमेंट जो होता है सेक्शन 149 ऑफ कस्टम्स एक्ट में शिपिंग बिल अमेंडमेंट का पावर है विद द कस्टम्स ऑफिसर। आप वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपने शिपिंग बिल को अमेंड करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभी MEI जब स्कीम थी उसके भी बहुत सारे केस लॉस थे, जिसमें साफ साफ बात थी कि भाई मेयरली नॉन फाइलिंग द डिक्लेरेशन विल नॉट मेक यू, जो एक प्रोसीजरल लैप्स हो गई एक्सपोर्टर से, उससे एक्सपोर्टर पूरी तरह से बाहर नहीं हो जाएगा, दे आर एलिजिबल फॉर दी बेनिफिट। सो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं MEIs के अंदर भी आए थे, और उसी सेम जो प्रोविजंस हैं वो इस स्कीम में भी यूज करे जा सकते हैं। So make sure that what kind of declarations have you made while filing the shipping bills of 1st January 2021 to 17th or 16th of August 2021. उन सबको रिव्यू करिए so that you can maximize your benefit. Now हमने पूरी रोड टैप बेनिफिट जो रोड टैप की स्कीम को उसको हमने पढ़ा। Now I will briefly discuss what the differences between MEIs and रोड टैप। तो सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट है कि MEIs एक इंसेंटिव स्कीम थी, वो आपको ओवर एंड अबव रेमिशन थी। बट अगर रोड टैप की बात करें तो ये आपका एक जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस या ड्यूटीज आप पे कर रहे हैं इंडिया में किसी भी लेवल पे, उसका रेमिशन है। इसी तरह से MEIs की अगर बात करें तो सारे प्रोडक्ट्स MEIs में कवर थे और लगभग 7000 प्रोडक्ट्स थे। बट रोड टैप की बात करें तो रोड टैप के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 8555 प्रोडक्ट्स रोड टैप के अंदर फॉल करते हैं। बट कुछ सेक्टर्स हैं वो पूरी की पूरी तरह बाहर हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, केमिकल, स्टील, आयरन, ये जो सेक्टर्स हैं इनको पूरी तरह से बाहर रखा गया। एंड द कमिटी जो थी उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि शायद इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को ज़्यादा टैक्सेस इनके मोस्टली रिइंबर्स हो जाते हैं, इन्हें कुछ बियर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ऑल्दो द फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो एसोसिएशन है, दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड रिप्रेजेंटेशन बिफोर द रोड टैप कमिटी दैट देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो फेस द टैक्स लायबिलिटीज इन इंडिया एंड देयर टैक्सेस आर नॉट रिफंडेड फुली, बिकॉज द स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है ही है कि रिफंड द अनरिफंडेड, जब तक रिफंड नहीं हो उसको रिफंड करो। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, इसी तरह से आयरन स्टील सेक्टर है, वहाँ पे बिजली की बहुत खपत होती है, बिजली के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पे उनको वो कह रहे हैं कि हमको एडवांटेज मिलना चाहिए था। सो यस, दीज रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन फाइल्ड बिफोर द कंसर्न कमिटी एंड दीज एसोसिएशंस आर फाइटिंग टू इंक्लूड देयर प्रोडक्ट्स इन द रोड टैप बेनिफिट। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रोड टैप के अगर MEIs की बात करें तो बेनिफिट ज़्यादा था, 2 से 7% तक का बेनिफिट मिलता था FOB वैल्यू पे। बट रोड टैप के अंदर जो रेट्स आई हैं वो बहुत ही कम आई है, 0.01% से लेकर के हाईएस्ट जो रेट दी है वो भी बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में, दे आर ओनली
4.3%. सो बेनिफिट बहुत ही कम है. मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो रोडटेप और एमईएस की रेटों का कंपैरिजन करेंगे तो एमईएस का आधा है ऑलमोस्ट जो रोडटेप का बेनिफिट है. इसी तरह से एमईएस में कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था. एसईजेड, ईओयू सब इसमें बेनिफिट ले सकते थे बिकॉज इट वाज अ इंसेंटिव स्कीम. बट रोडटेप के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है. बाद में इनको कंसिडर करा जाएगा बट आज की डेट में रिस्ट्रिक्शंस है. एमईएस हम सब जानते हैं इट वाज अ कंट्री स्पेसिफिक स्कीम कि आप जिस तरह की कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे उस तरह का आपका बेनिफिट चेंज होता था. यूएस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने पे बेनिफिट थोड़ा सा परसेंटेज फॉर्म में अलग होता था. यूके कंट्रीज में थोड़ा अलग होता था. ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा अलग होता था. बट और कुछ कंट्रीज तो ऐसे थी जिसमें कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं था एक्सपोर्ट करने पे एमईएस का. बट अगर इसके रिवर्स रोड ट्रैप की बात करें तो रोड ट्रैप के अंदर कंट्री का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप किसी भी देश में एक्सपोर्ट करें देयर इज नो प्रॉब्लम. एक्सपोर्ट टू ऑल द कंट्रीज आर कवर्ड. बट यहाँ क्वांटम जो है वो बहुत ही कम है. और नेट इम्पैक्ट की बात करें सो बेनिफिट जो है एमईएस में वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था और एक्सपोर्टर्स को उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता था. उनकी कॉस्टिंग्स बहुत अच्छे से मैनेज हो पा रही थी. दे वर बिकमिंग कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट. बट यस रोड ट्रैप में ये प्रॉब्लम है. इट इज़ अ वेरी रेस्ट्रिक्टिव बेनिफिट एंड इट मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स बिकॉज जो अदर कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं. उनकी कॉस्टिंग्स कम आएंगी और इंटरनेशनल मार्केट में उनका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अडेप्ट होगा एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स. जस्ट ब्रीफली कंपेयर्ड फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो मुझे लगा, जैसे मान लीजिए कि काफ़ी गुआर गम के एक्सपोर्टर्स भी हैं. अगर वो देखें सो देयर पहले जो उनको एमईएस में 5% तक का बेनिफिट मिल रहा था अब सिर्फ 0.5% का बेनिफिट रह गया है. ऑयल्स जो होते हैं इंडिया ऑल्दो पाम ऑयल का काफ़ी इंपोर्ट है बट यस कुछ एडिबल ऑयल्स का इंडिया से एक्सपोर्ट भी है काफ़ी. सो वहाँ अपन देखें तो 5% तक का एमईएस में रेट था बट अब इस रोड टैप के अंदर सिर्फ 0.5% और 1% से रह गया. फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो बहुत ज़्यादा इस पर नाखुश है कि भाई पहले उनको 3% एमईएस का बेनिफिट मिलता था बट अब स्कीम से ही बाहर कर दिया गया. और इसी तरह से अगर आप देखेंगे प्रिंटिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो पहले 2 से 3% का एमईएस लेते थे अब सिर्फ 1.10% दिया गया है. कारपेट्स जो हमारे जयपुर के अच्छे बिजनेस हाउसेज हैं कारपेट्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व है. टेक्सटाइल्स में या हैंडलूम्स में उनको भी अगर अपन देखें तो सिर्फ 5% का एडवांटेज पहले 5% का एडवांटेज था काफ़ी अच्छा खासा जो एमईएस में था बट अब सिर्फ 1.2% से 3.5% रह गया. बहुत ही कम. सो अगर आप उस रोड टैप की पूरी अपेंडिक्स 4R को देखेंगे यू विल फाइंड दैट द बेनिफिट इज वेरी वेरी लेस. सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बेनिफिट 4%, हाईएस्ट 4.3% तक गया है. उसके अलावा है ही नहीं किसी में. ऐसे अगर अपन देखें तो टेक्सटाइल्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि वी हैव ROSCTL स्कीम. बट यस अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले उनको एमईएस भी मिलती थी और ROSCTL भी मिलता था. पहले उनको जो एमईएस मिलती थी वो 2% तक का मिलता था बट ROSCTL मिलने के बाद उनको रोड टैप मिलेगा ही नहीं क्योंकि 61, 62, 63 3 चैप्टर के जो गुड्स हैं वो सारे के सारे ROSCTL स्कीम में चला दिए गए हैं एंड दे आर नॉट कवर्ड अंडर रोड टैप स्कीम एट ऑल. बट बेनिफिट्स आर डिफरेंट. सो इसी तरह से सेरामिक के काफ़ी एक्सपोर्टर्स जो टाइल्स वगैरह बनाते हैं सेरामिक प्रोडक्ट्स होते हैं टाइल्स अगेन वहाँ पे एमईएस में काफ़ी एडवांटेज था. रोड टैप में 1% ही रह गया. ज्वेलरी सेगमेंट बहुत ही बड़ा है राजस्थान में. जयपुर की स्पेसिफिक बात करूँ सो पहले एमईएस में बेनिफिट थे ऑल्दो लिमिटेड एचएसएन्स पे थे बट बेनिफिट वाज अप टू 5%. बट अब अगर हम यहाँ बात करें तो सिर्फ 0.01% रह गया. एचएसएन कोड बढ़ गए हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि एचएसएन कोड नहीं बढ़े. एचएसएन कोड बढ़े हैं बट बेनिफिट बहुत ही कम है. स्टील आयरन वाली जो इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से बाहर रखा गया है. फर्नीचर जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको पहले एडवांटेज बहुत अच्छा था. 3 से 5% तक का एमईएस बेनिफिट मिलता था बट अब रोड टैप में सिर्फ 0.5% है. और स्पेशली जो एंटीक प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो लास्ट चैप्टर 97 में फॉल करते हैं एचएसएन कोड में उनके साथ भी 5% पहले एमईएस का बेनिफिट था. नाउ इट इज ओनली 0.01%. सो गवर्नमेंट एक तरफ ही कहती है कि हम आपके सारे लोकल टैक्सेस का रेमिशन करना चाहते हैं. ये एक तरह का एमईएस का रिप्लेसमेंट है. बट अगर आप एक्चुअली में इसको पूरा तरह से कैलकुलेट करेंगे सो यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट एक्चुअली रिप्लेसिंग एमईएस. इट इज अ काइंड ऑफ रेमिशन ऑफ योर टैक्सेस व्हिच यू हैव पेड इन इंडिया एंड देन जो रेमिशन है वो भी पूरी तरह से पूरा नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट स्कीम का निकल के आ रहा है बिकॉज द स्कीम इज गवर्न्ड बाय बजट. उस बजट से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा. सो नाउ इमीडिएट एक्शन प्लान्स आप लोगों के क्या होने चाहिए वो अपन ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. कि सबसे पहले तो आप अपने जो एचएसएन कोड्स हैं उनको प्लीज थॉरोली एक बार वापस से चेक कर लें कि आप जो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सही एचएसएन कोड में क्लासिफाइड है या नहीं. क्योंकि अगर आपने गलत एचएसएन कोड लिखा तो आपके ऊपर गलत बेनिफिट लेने का इल्ज़ाम आ सकता है. और उस सिचुएशन में जो फॉरेन ट्रेड के एक्ट है उनमें पेनल्टीज हैं. 5 गुना तक के अमाउंट की पेनल्टीज हैं. सो क्लासिफिकेशन शुड बी करेक्ट सो दैट यू आर एबल टू क्लेम द करेक्ट बेनिफिट. इसी तरह से अपन सेकंड बात करें
सो आप जानते हैं कि इस स्कीम में एवरी ईयर द रेट्स आर सपोज टू बी रिवाइज्ड। सो प्लीज अपनी जो एक्चुअली अनरिफंडेड टैक्सेस है उनकी कैलकुलेशन करें और गवर्नमेंट के पास अपने एसोसिएशंस के थ्रू जाएं, सो दैट यू कैन टेल देम बिफोर द नेक्स्ट रेट्स आर अनाउंस्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर कि भाई हमारे केस में एग्जैक्टली इतना इंसिडेंस है अनरिफंडेड टैक्सेस का जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट है, and we need benefits, we need more benefits. So most of the export associations are approaching government with this theory, and yes, the data has to go from the lowest level. इसी तरह से आप अपनी जो कॉस्ट है उनको कंपेयर करें। आपकी डेफिनेटली आपने कस्टमर्स को ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स होंगे कि बायर्स जो आपके हैं उनको अपने प्रोडक्ट एक रेट पे कोट कर रखा होगा, कंसिडरिंग कि इस पे इतना परसेंटेज का बेनिफिट मिलेगा हमको MEAS के फॉर्म में, रोड टैप के फॉर्म में, बट नाउ द रेट्स हैव सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, सो देयर इज अ नीड टू रिवाइज योर कॉस्टिंग्स वेयरएवर रिक्वायर्ड। आप ये देखें कि हमारी जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग आ रही है रोड टैप में वो अब आपकी कम आएगी। इसी तरह से एक एनालिसिस ये भी हो सकता है कि जैसे बहुत सारी स्कीम्स को रोड टैप से आउट कर दिया गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, SEZ को करंटली, ठीक है। सो वी कैन सी कि भाई हम अब अपनी जो करंट EOU में हम फॉल कर रहे हैं तो उसको क्या हम नॉर्मल में कन्वर्ट करें। सो देयर इज अ नीड टू गो फॉर अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिससे हमें पता लगा सके कि हम रोड टैप में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है या फिर जो हम EOU SEZ चला रहे हैं उसमें हम ज़्यादा बेटर हैं। सो दोज काइंड्स ऑफ एनालिसिस आर ऑल्सो एडवाइज टू बी डन। शिपिंग बिल जो है उनमें विशेष ध्यान रखें। जो पुराने शिपिंग बिल हैं 1 जनवरी 2021 से, भले ही से आपने उनके अंदर डिस्क्लोजर नहीं दिया हो कि आप रोड टैप क्लेम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बट स्टिल आई एम श्योर यू पीपल कैन फाइट फॉर इट बिकॉज देयर आर रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस विद रेफरेंस टू MEIS एक्ट, MEIS स्कीम। इसी तरह से अब जो स्कीम्स में डिक्लेरेशंस फाइल कर रहे हैं शिपिंग बिल के अंदर, उन्हें प्लीज CHA को विशेष तौर पे बताएं कि हम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, उसके हिसाब से बेनिफिट क्लेम करें। और आपका अभी जो इमीडिएट एक्शन प्लान है वो ये भी है कि अपना जो आइसगेट पोर्टल है, मैंने आपको बताया कि स्कीम इज टोटली रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। जो एक आइसगेट पोर्टल है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनेगा जिसमें आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। सो आपका जो लेजर है उसको प्लीज क्रिएट कर लीजिए, सो दैट जो भी आप शिपिंग बिल पर फाइल करते रहेंगे इमीडिएटली आपके लेजर में उसका बेनिफिट दिखता रहेगा एंड यू कैन ईजिली ट्रेड इट। इट इज ई ट्रांसफरेबल रिसिट्स। अगर मान लीजिए आप उसका ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज ओनली वन यूज विच हैज बीन स्पेसिफाइड। उन्हीं स्क्रिप्ट्स का या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर आप उनसे अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पेमेंट उससे नहीं किया जा सकता है। एज कम्पेयर टू अगर MEIS स्कीम देखें तो उसके अंदर और भी चीज़ें कवर होती थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा जो एक्स्ट्रा सेसेस लगते हैं वो भी कवर्ड थे, बट इस स्कीम में क्लियरली कह दिया गया है कि इस स्क्रिप्ट्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ही करा जा सकता है। इनफैक्ट जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, हेल्थ सेस लगता है, वो आपको नॉर्मल जैसे पे करना है वैसे पे करना पड़ेगा। सिर्फ स्क्रिप्ट्स का यूज फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी करा जा सकता है या फिर आप इनको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो देयर आर ओनली 2 यूजेस ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड द यूजेस आर रेस्ट्रिक्टेड एज वी कंपेयर टू द MEIS स्कीम। नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ MEIS स्कीम, बट यस अभी भी मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की इस स्कीम को अभी भी आका जा रहा है। द स्कीम इज स्टिल अंडर डिस्कशन एट द WTO लेवल एंड अभी भी कुछ कंट्रीज अपना ओपिनियन ये बना रही हैं कि जो रोड टैप है एक तरह से वही है, दे आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द एक्सपोर्टर्स। सो द डिस्कशन इज स्टिल ऑन, बट एज ऑफ नाउ द स्कीम इज एप्लीकेबल। नाउ इनएलिजिबल कैटेगरीज के लिए अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाई दी शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज दे जैसे EO यूनिट है या नॉन EDI पोर्ट के थ्रू जो एक्सपोर्ट कर रहा है या जो SEZ यूनिट है, ये सब भी कहीं ना कहीं टैक्सेस को बियर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि एक्सपोर्टर को पूरे टैक्सेस का रिफंड मिले जो भी उसका अनरिफंडेड रह गया है, कोई भी ड्यूटी कोई भी टैक्सेस, तो फिर इन सबको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स जो होंगे इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। और लेटर डेट पे करने की इनको बात की गई है, बट इनका डिसीजन बहुत जल्दी ज़रूरी है बिकॉज देयर इज अ बिग मार्केट फॉर बिग इंडस्ट्री ऑफ EOUs एंड SEZ ऑल्सो। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इनके लिए जो रेट्स होंगे, बिकॉज जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए जब रेट इतनी कम नोटिफाई हुई है 0.01% या 0.1%, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो यूनिट्स होती है जिनको ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी की छूट मिली हुई होती है इंपोर्ट करने पे, ऑलरेडी इनको GST जैसे SEZ को जब GST में परचेज करने पे टैक्सेस से छूट होती है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इनको इंक्लूड कर भी लेंगे तो इनके लिए जो रेट स्पेसिफाई होगी वो बहुत ही कम होगी, बहुत नॉमिनल से रेट स्पेसिफाई होगी। सो शायद maybe government is asking, government is they have a different objective
बट जो रेट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव वैसा नहीं शो कर रही हैं, क्योंकि इन स्कीम्स में अगर आप देखेंगे ईओयू एसईजेड में सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट मिलती है, डोमेस्टिक टैक्सेस की नहीं मिलती है, तो इनको आउट रखने का कोई मतलब था ही नहीं है। इसलिए स्कीम की काफ़ी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है। सो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास शिफ्ट कर दिया गया। पहले अगर आप जानते होंगे एमए इस स्कीम को डीजीएफटी रेगुलेट करता था पूरा, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, बट अब ये स्कीम जो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करेगी, सीबीआईसी। सो दिस इज अगेन शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी, जो आप जिस अथॉरिटी से डील कर रहे थे अभी तक, मे बी आप अभी डीजीएफटी ऑफिस जाते हो अपनी एमएस के काम के लिए, बट अब आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन शिफ्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो दिस इज अगेन going to see certain challenges. So we've already discussed these things कि rates काफ़ी कम है, value cap रिमूव होना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ पॉइंट एमईएस के अंदर नहीं था कि आप प्रोडक्ट की कैपिंग लगाओगे या यूनिट वाइज कैपिंग लगाओगे, प्लस सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर ये सब नहीं होता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी चैलेंज्ड वेरी सूनर और लेटर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वालिटी। इसी तरह से बजटरी एलोकेशन, मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज विद इन द बजटरी फ्रेमवर्क, सो बहुत कम बेनिफिट है। अगर हम देखें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स 300 बिलियन के थे, और इस स्कीम में जो बेनिफिट मिलने वाला है 13,000 करोड़ का, वो 1% भी नहीं है टोटल एक्सपोर्ट्स का, सो विच इज वेरी वेरी लेस। सो वाइल फाइलिंग रिप्रेजेंटेशंस, वाइल रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, वी कैन इंक्लूड दीज फैक्ट्स टू शो देम कि बहुत ही कम बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके अलावा I have already told that scheme may face the problems from WTO again, because WTO की कुछ member countries ने already ये बातें start कर दी है that they are again doing the same scheme in a different name. उसका MEA से नाम बदल के रोड टैप कर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। और जो अब आगे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये है कि अपने एक तो स्क्रिप्ट्स का पूरा अकाउंट रखें। अगर अभी फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हो रही है तो आपको प्रोपोर्शनेट स्क्रिप्ट्स को वापस सरकार को जमा करना पड़ेगा। और इंसेंटिव मतलब एक्सेप्शंस जो हैं, जैसे कि भाई अगर सपोज करिए कि आरबीआई ने जो राइट ऑफ का पावर दे रखा है, या पोस्ट सप्लाई कोई आपने डिस्काउंट दिया है, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, इन सब की गाइडलाइंस अभी नोटिफाई होंगी, which will be rolled out by CBIC, and I'm sure they will be similar to what is already done for the GST refunds or drawback schemes. So exporters please ध्यान रखें, अब जो अपने नए ऑर्डर्स हैं उनको नेगोशिएट करते समय रोड टैप, अगर अपन MEAs को कंसिडर कर रहे थे, जो बेनिफिट बहुत ज़्यादा था, बट नाउ देयर इज अ नीड टू चेंज योर कॉस्टिंग्स, देयर इज अ नीड टू रीनेगोशिएट वेरेवर रिक्वायर्ड, अदरवाइज द इंडस्ट्री में टर्न इनटू लॉस। और इसी तरह से स्कीम जो है वो हम ध्यान रखें, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए SEAs का जो बेनिफिट है वो आएगा, बट इट विल बी कंटिन्यूड इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। अभी वो स्कीम रोल आउट नहीं हुई है, इट विल बी रोल्ड आउट लेटर, जिसका जो सर्विस एक्सपोर्ट काउंसिल है वो भी बहुत ही प्रेशर बना के बैठा है इस बात को लेकर के कि हमारे लिए कोई स्कीम So this was all about the scheme, and in case you people have any questions, because scheme abhi काफी criticism face कर रही है from the government and from the exporters end, and government may come out with the new guidelines. So if you have any questions, we can discuss them. I'll unmute, please raise your hand. And I think there is a hand. Just a minute. Yes, Harish. Hello. Yes, sir. मैं बोलूं केशव जी? हाँ जी सर, बोलिए सर। अच्छा, केशव जी, ये तो अपन ने रॉड टैप की बात करी आज। मैंने आपको शायद पहले या कहीं पूछा था, ROSCTL भी एक रिलेटेड ही टॉपिक है। राइट सर। ROSCTL, तो उस पर भी आपने कुछ चर्चा करी है या कुछ स्टडी कर चुके हैं आप उस पर, ROSCTL पे भी? हाँ जी बिल्कुल सर। तो कुछ आप उस पर भी हाईलाइट कर दीजिए प्लीज एक बार, क्योंकि 3 चैप्टर्स जो हैं वो रॉड टैप में नहीं आ रहे, और yes, 61, 62 and 63 जो टेक्सटाइल फर्टिलिटी है उसको रॉड टैप से इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना ROSCTL से पड़ रहा है। 61, 65 और 63 3 जा रहे हैं। yes. So like as for textile exporters, so there is a scheme
RODTP जैसे मैंने आपको बताया, इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टेक्सटाइल सेगमेंट। और 61, 62, 63 तीन चैप्टर्स है जिसके ऊपर ROCTL स्कीम एप्लीकेबल है। स्कीम इज सिमिलर टू रोडटेप, कोई फर्क नहीं है, बट वहाँ पे जो एडवांटेज मिलता है, पहली बात तो वो स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में नहीं मिलता है, सो बेसिक फर्क ये आ जाता है वहाँ पे। एंड देन उसकी जो क्लेम्स जाते हैं वो डिफरेंट तरह से जाते हैं। दैट स्कीम इज रेगुलेटेड स्टिल बाय DGFT, उसका ओनर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं दिया गया है। ऑल्दो जो परसेंटेज ऑफ एडवांसेस हैं, परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव कह लो या फिर जो रेमिशन है, अभी तक तो जो पुरानी स्कीम्स थी उसी की तरह से इसकी गाइडलाइंस चल रही है जो पहले ROCTL लाई थी, सेम वे में इसको कंटिन्यू किया गया अप टू 31 मार्च 2024। बट यस, उसमें भी जो एडवांटेज अगर अपन कंपेयर करेंगे with the MEAs, coupled with the MEAs, कि पहले MEAs भी थी, ROCTL भी थी, बट अब सिर्फ ROCTL रह गया है, so there the advantages are little less when we see the scheme. इसका लेटेस्ट डेट लिस्ट निकाल लो एक बार। आई थिंक बाजार से लेके कुछ घपला है, कुछ कंफ्यूजंस हैं। आई वाज गेटिंग कॉल्स यस्टरडे, सो बेहतर रहेगा कि आप एक बार लेटेस्ट निकाल लीजिए। एक जो बहुत बड़ा घपला बाजार में चल रहा है कि somebody is circulating 2019 का कोई एक रेट लिस्ट बाजार में चल रहा है। अभी करंट इज नॉट नोटिव, ये वो पुराना ही चल रहा था, वो मेरे पास भी आया था। चल रहा था पुराना, मैं इसलिए बता रहा हूँ और आपके मार्फत ही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना रिसर्च करके फॉरेक्स में या जो भी बॉडीज आप एसोसिएटेड हैं, 2019 वाला जो वो